चुनाव अपनी चरम पर है और हमारे राजनेता अपने अपनी बदजुबानी के साथ, अपनी अपनी तरीक़ों के साथ, और हमारे जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पहला चरण इलेक्शन 2019 के हो चुके हैं, अभी दूसरे चरण की तरफ हम कदम रखने जा रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी अपनी जो सेकंड टर्म के लिए जोर लगा रहे हैं। स्वागत है। मैं रघुजम राजेंद्र डेमोक्रेसी न्यूज़ में, मेरे साथ रहते हैं कर्नल अशोक। कर्नल अशोक जो है एक रिटायर्ड आर्मी से हैं एंड ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और कई जो है संगठन, कई जो सोशल संगठन जो है, सामाजिक संगठन जो है चलाते हैं। साथ में एक फौजी पत्रकार करके एक वेब पोर्टल है, कभी एडिटिंग करते हैं, एडिटर हैं। स्वागत है कर्नल अशोक जी। मैं आज प्रेस क्लब में, वुमेन प्रेस क्लब में हूँ। स्वागत है कर्नल अशोक जी। मेरा कुछ प्रश्न मैं आपके साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी पुलवामा अटैक के बाद फौज को राजनीतिकरण की तरफ ले करके गए हैं। मैं इसलिए आपका साथ ये प्रश्न वाजिब रखता हूँ कि आप फौज से रिटायर हैं, आप फौज के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे फौज को क्या राजनीतिकरण हो गई या ये एक एक्सप्लॉयटेशन है? एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कहेंगे, बिकॉज एक्सप्लॉयटेशन में तो एक ताकतवर चीज़ एक गरीब आदमी को एक्सप्लॉयट करती है। फौज तो एक खुद ताकतवर नहीं, मैं इसलिए बोला कि फ़ौज के ऊपर कई पाबंदियां होते हैं। फ़ौज एक प्रधानमंत्री की हैसियत से जो है, जो जनरल को जो है अपनी दबाव में डालते हैं। जैसे जनरल बिपिन रावत जो है अभी जो एक राजनीतिक भाषा बोलते हैं, पहले जो जनरल रहते थे वो ऐसे राजनीतिक भाषा नहीं बोला करते थे। नहीं, देखिए इसमें परसेप्शन डिफरेंस हो सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि जो फौज होती है वो भी एक पॉलिटिकल टूल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम फौज को राजनीति से अलग कर दें, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है वो भी जियो पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स ही खेलना है। हम देखें, आप अगर फौज का रोल देखें तो हम देशों की राजनीति करते हैं। युद्ध में क्या होता है, हम देशों की राजनीति करते हैं। तो मेन प्रोफेशन भी फौज का पॉलिटिकल ही होता है। तो हम पॉलिटिक्स को से फौज को अलग नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, आजकल हाइब्रिड वॉर का ज़माना है। तो हाइब्रिड वॉर में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और जो फौज का जो एक हद होती है उसमें काफ़ी जो पहले दूरी होती थी वो दूरी काफ़ी कम हो गई। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि इस इलेक्शन में, इस सरकार में पहली बार हम ये देख रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी राजनीति के लिए फौज का नाम लेकर के, जैसे वोट मांगना है, या अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आप बालाकोट के नाम पे वोट दें, तो ये गलत है जी। हम इसी चीज़ को हम जानना चाहते हैं। हाँ, बालाकोट के नाम से वोट लेना, अगर बालाकोट के नाम से अगर वोट ले रहे तो ये उरी अटैक और ये जो पठानकोट अटैक जो है, ये इसकी जिम्मेदारी अपने सिर पे लेना चाहिए। होता है कि सरकार का काम होता है पॉलिटिकल डायरेक्शन देना। तो डिफेंस पॉलिसी के लिए अगर कोई सरकार क्रेडिट लेना चाहे तो वो जायज़ है। मान लीजिए पहले कोई डिफेंसिव पॉलिसी थी, उसको थोड़ा ऑफेंसिव करना, वो जायज़ है क्रेडिट लेना, लेकिन उसको हम वोट मांगने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ तो क्या हो रहा है कि डिफेंस पॉलिसी को छोड़िए, फौज के एक्शन के ऊपर वोट मांगा जा रहा है, जो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि हम लोग काफ़ी जो वेटरन्स हैं हमने इसको आवाज़ भी उठाई है। इलेक्शन कमीशन ने जो सोशल मीडिया में शोर शराबा हुआ उसके बेस पे गाइडलाइन भी जारी की है कि भाई फौज को अलग रखा जाए जी। लेकिन कुछ फौज के ऑफिसर जो है इस गेम में भी शामिल होना चाहता। मैंने ट्विटर में देखे थे, ये कर्नल अभिषेक, उनके सामने चौकीदार कर्नल अभिषेक लिखा हुआ था। तो ये क्या कोई फेक आईडी है या कोई वास्तव में कोई फौज की कर्नल जो है ये पॉलिटिकल फील्ड में उतरना चाहता है, या फौज को अपने आप को क्या इस एक्टिव सर्विस में रह करके इसको अपने आप को दूर नहीं रखना चाहिए? देखिए, एक्टिव सर्विस में हमारा कानून है देश का, कोई भी आदमी एक्टिव सर्विस में, एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकता, वो कानून है। दूसरी चीज़ ये है कि फेक हैंडल्स भी बहुत बने हुए हैं। काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फौजियों के नाम पे फेक हैंडल बना रखे हैं और उसके थ्रू प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है।
ये हम पहली बार देख रहे हैं, जबकि ये कानून गलत है, इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, बिकॉज ये सुरक्षा के लिए खतरा है। नंबर तीसरी जो बात इसके अंदर है कि अगर कोई फौजी रिटायर होने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो कानून के हिसाब से परमिसिबल है, वो ऐसा कर सकता है, लेकिन इसमें ऐसा करना चाहिए उसको कि अपना रैंक छोड़ दे, क्योंकि रैंक का इस्तेमाल राजनीति में न करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कर्नल रिटायर्ड हूँ और मैं मान लीजिए XYZ पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ और फिर भी मैं कर्नल नाम का इस्तेमाल करूँ, तो वो गलत है, वो ठीक नहीं होना चाहिए, वो ठीक नहीं है। लेकिन इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना है, कोई पॉलिसी नहीं है कि साहब वो ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन एथिकली ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। जी, 1971 की वार जो है इंदिरा गांधी ने अपनी ना चाहे भी क्रेडिट अपनी लिया था। अभी 2014 में एक कुछ ऐसे सिनारियो ऐसे जो पोलराइज हुआ था कि मोदी सब कुछ अपने डिफेंस सिस्टम को जो आर्म फोर्सेस की जो सिस्टम जो है ठीक करने का, उन्होंने कहा था कि हथियारों की कमी है। ये एक मैसेज जो पब्लिक को जो किया है, पब्लिक को जो दिमाग पे जो बैठाया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये 2014 के बाद अभी 2019 है, अब तक जो हथियार की कमी को कितना पूरा किया, ये एक इंटरनल इशू है, ये बोलना तो नहीं चाहिए, बट आपकी नॉलेज में जो है कितनी फौज की हथियार को पूरा आपूर्ति जो है भंडार जो है उसको पूरा किया। ये हालत तो ख़राब है। देखिए, मैं तो सरकार के स्टेटमेंट अगर हम देखें, जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है जो डिफेंस के ऊपर है, जिसमें जनरल खडूरी जिसके चेयरमैन थे, उस रिपोर्ट को ही देख लें तो वो खुद कहते हैं कि साहब हथियारों की बहुत क्रिटिकल कमी है। तो सरकार की खुद की जो बीजेपी के पार्टी के थे जनरल साहब, जो उसके कमेटी के अध्यक्ष थे, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि हालत बहुत ख़राब है। जी, वो तो खुद ही बोले कि अगर हमारे पास ये जो क्या बोलते हैं रफाल होता तो और कुछ होता है। तो एक रफाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज देखिए हमारा जो फौज लड़ती है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में लड़ती है। तो एक टेक्नोलॉजी अगर आपके पास अच्छी है उससे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि साहब एक सिस्टम पूरी लड़ाई का नक्शा बदल देगा, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़े सिस्टम्स हैं, बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल एक पूरा नेटवर्क होता है, लेकिन हथियार की कमी अभी भी है। टेक्नोलॉजी में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, चाइना हमसे बहुत आगे है, और ये ऑलरेडी पार्लियामेंट कमेटी ने रिकॉर्ड कर रखा है। तो कर्नल साहब, ये तो नहीं है कि जो बालाकोट अटैक के बाद ये पाकिस्तान को भी अंदाज़ा पता हो गया कि हिंदुस्तान की फ़ौज की जो टेक्नोलॉजी है कितनी पानी में है, कितनी मतलब ज़मीन पर है, कितनी हकीकत है। लड़ाई के टाइम में चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं तो उससे अंदाज तो हुआ होगा, लेकिन जो हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर हम कोई इक्विपमेंट इम्पोर्ट करते हैं तो वो सीक्रेट नहीं रहता, वो जनरली कहीं ना कहीं वो लीक आउट हो जाता है। अब पाकिस्तान के पास अमेरिका ने वो जो मिसाइल्स दिए जिससे उन्होंने हमारे मिग को मारा, वो बड़ी पावरफुल मिसाइल है और अमेरिका से आई थी और हमको पता था कि वहाँ अमेरिका ने इनको दी है। जी, इसी तरह हमारा कोई भी मिसाइल सिस्टम है, कोई भी हथियार जो हम इम्पोर्ट करते हैं, उसको सीक्रेट रखना बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज इम्पोर्ट हो रहा है, आर्म्स रजिस्टर होता है, उसमें एंट्री होती है। जी जी, तो इस चीज़ को सीक्रेट रखना बड़ा ये तो यूएन के एक इंटरनेशनल कानून होता है, तो वो टेक्नोलॉजी सीक्रेट नहीं रखा जा सकता। लेकिन सीक्रेसी कहाँ आती है कि हम उस हथियार का इस्तेमाल कैसे करेंगे, किस जगह पे करेंगे, किस टाइम पे करेंगे, और क्या फोर्स पैकेजिंग करके करेंगे, वहाँ सीक्रेसी होती है। तो वो जैसे हमने बालाकोट में सीक्रेट एक सरप्राइज अचीव किया उनके ऊपर, तो वो इस तरह से उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो कर्नल साहब, मैं आप डिफेंस एक्सपर्ट है, मैं इतना जानना चाहता हूँ, जो फौज से रिटायर होने के बाद एटलीस्ट 2 साल की या 3 साल की एक पाबंदी लगाएं, भाई आप एक कर्नल जो है आप रिटायर होने के बाद, क्योंकि उनके पास बहुत सारे जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, क्योंकि जो फौज के ऑफिसर है उनके पास डिफेंस सिस्टम की जो सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट, टॉप सीक्रेट, जो देश को कैसे सुरक्षा रखना, देश को कैसे डिफेंड करना, कैसे अटैक करना, ऐसे सुरक्षा मामला डिफेंस ऑफिसर के पास रहता है। उनको कम से कम 2 साल की राजनीति में या पॉलिटिकल पार्टी में उसको घुसने का एक सिस्टम बनाए जाए कि आपको भाई ये 2 साल जो है आपकी फाउंडेशन पीरियड है, आपका रिटायरमेंट यू कैनॉट जॉइन इन पॉलिटिकल पार्टी, कुछ ऐसे कोई सिस्टम रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए? नहीं, नियम है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए तो ऑलरेडी नियम है। लेकिन अब डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट लेना आपका फंडामेंटल राइट है, कोई भी कानून उसको छीन नहीं सकता। डेमोक्रेसी में आप कुछ गलत करेंगे। हमारे जो फौजी हैं जो सर्विस में हैं उनको भी वोटिंग का राइट है,
तो अगर वो वोटिंग का राइट इस्तेमाल करेगा तो उसको ये तो पता होगा ना भाई किस पार्टी को देना है, इसको नहीं देना है, तो पॉलिटिकल एनालिसिस वो करेगा। लेकिन इसमें एक रोक होती है, 2 साल के नहीं 5 साल के लिए ऑलरेडी है। कर्नल एंड अबव कानून अभी भी है, कर्नल एंड अबव कोई भी अधिकारी है रिटायरमेंट के बाद में 5 साल तक वो कहीं भी काम करता है, उसकी जानकारी हमारे सर्विसेज हेडक्वार्टर्स को रहती है जी। तो वो इसलिए रखा गया है जिससे कि कोई सीक्रेट चीज़ को हम डिस्क्लोज न कर सकें। यस यस। ये हम दूसरी बात क्या है कि हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को हमको साइन किए हुए होते हैं, तो हमको पता होता है कि हम पॉलिटिकल एक्टिविटी में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो रिटायरमेंट के बाद भी 5 साल तक एक ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर रहता है, कर्नल से अबव उसके नीचे नहीं। अभी कांग्रेस में जो ज्वाइन हुआ था ये जनरल हुड्डा थे, उन्होंने कुछ क्या डिजाइन हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक में। अच्छा, मैं इस सर्जिकल स्ट्राइक में भी आऊँगा, क्या डिजाइन हुआ है, और उन्होंने राहुल गांधी को कुछ ब्रीफिंग किया था कैसे फौज मॉडर्नाइजेशन है दिस, मतलब ये मैं आगे नहीं बताना चाहूँगा, ये एक इंटरनल मामला है। तो ऐसे जो है रिटायरमेंट के बाद एक बहुत बड़ी ऑपरेशन में जो हिस्सा सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसके बाद जो है एक राजनीतिकरण सॉरी एक पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होना, उसके बाद जो ब्रीफिंग करना राहुल गांधी को एक वाजिब है। नहीं, देखिए जो जनरल हुड्डा ने किया तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की, उनको कांग्रेस ने कहा कि भाई आप हमें मदद कर सकते हैं एक सिक्योरिटी पॉलिसी डिज़ाइन करने में। तो उन्होंने जो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, उसका इस्तेमाल किया उस पॉलिसी को डिज़ाइन करके कांग्रेस को समझाने में। इसमें कोई गलत नहीं है। सीक्रेट कहाँ होता है कि हमारे डिफेंस के प्लान क्या है, हमारे डिफेंस का इक्विपमेंट प्रोफाइल क्या है, हमारे पास क्या इक्विपमेंट है और हम उसको किस तरह यूज़ करेंगे, वो सीक्रेट है। उसको हुड्डा साहब ने कहीं किसी को डिस्क्लोज नहीं किया है। उन्होंने जो वो जनरल हैं उनको एक एक्सपीरियंस है आर्ट ऑफ वॉर का, कि वॉर के मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। उन्होंने स्ट्रेटेजिकल लेवल पे, टॉप लेवल पे उसकी पॉलिसी का ड्राफ्ट बना के दिया है, उसमें कोई गलत बात नहीं जी। पब्लिक को ये समझना है कि जनरल हुड्डा के बारे में जो लोग अलग गलत परसेप्शन बनाते हैं, इसको क्लियर करना। ये फौज की कर्नल एक रिटायर्ड एक फौज की स्ट्रेटेजी और वार स्ट्रेटेजी, डिफेंस स्ट्रेटेजी, इंटरनल सिक्योरिटी जो जानते हैं वो एक्सप्लेन करें। अच्छा कर्नल साहब, मैं आखिरी एक सवाल मेरा ये है कि क्या फौज में कभी पहले सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, या अभी वाला जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, इस एयर स्ट्राइक भी एक सर्जिकल स्ट्राइक था बट इसको एयर स्ट्राइक अलग नाम दिया गया, एक सर्जिकल स्ट्राइक अलग नाम दिया गया था। इस हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी साहब आने से पहले कभी क्या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए? पहले तो ये मैं बता दूं कि सर्जिकल स्ट्राइक कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको हम फौज में यूज़ करें। हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड को यूज़ नहीं करते। ये एक चीज़ समझने वाली है कि हम आर्मी में किसी भी जब टर्म को यूज़ करते हैं वो टर्म जो है वेल डिफाइंड। हमारे पास एक बुक होती है, जैसे डिक्शनरी होती है ना जी, कि भाई एक शब्द का क्या मतलब है, इसी तरह मिलिट्री टर्म्स का क्या मतलब है जी, उसकी हमारी अपनी एक डिक्शनरी होती है जी। तो उस डिक्शनरी में कहीं भी सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकल रूप पर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड का जो इस्तेमाल किया है एक रेड के लिए, हमारे हिसाब से वो सिर्फ एक क्रॉस बॉर्डर रेड थी मिलिट्री टर्म्स में। तो इस तरह की रेड तो हमारी, अगर हम देखें CI ऑप्स का इतिहास पिछले 20-30 साल का, आई थिंक 100 से ज़्यादा बार हो चुकी होंगी, होती रही हैं और इससे बड़ी हुई हैं पहले भी। CI ऑप्स का मतलब क्या होता है? जैसे अब जैसे इंसर्जेंसी में हम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। यस, फौज की टर्मिनोलॉजी को एक सिविलियन, एक आम आदमी समझने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो है बताने का होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना बताने का होता है। तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होता है CI ऑप्स का मतलब। जी आगे। हाँ, तो CI ऑपरेशन में जो LOC पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रॉस जा करके पहले भी बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई, तो हम उसको रेड बोलते हैं, क्रॉस LOC रेड। उनके इलाके में जाके एक ज़माना था, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, कि हेड हंटिंग वाला गेम हो रहा था। उनके बैट्स आते थे, उनके कमांडोज आते थे, हमारे जवानों के सर काट के ले जाते थे, और तो हम भी उस काम को कर रहे थे। हमारे लोग भी वहाँ जाते थे और डैमेज करके आते थे। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। और
ये बेसिकली इन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए एक ब्यूटीफाई किया है, हाँ उसको फैब्रिकेटेड किया है। किया है, फैब्रिकेटेड। जी, सर्जिकल स्ट्राइक मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने से भी पहले मनमोहन सिंह सरकार थे, कई जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो देश को जो लीड किया उनके टाइम पर भी हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक पहले बार नहीं हुआ। सोचने वाली बात ये है कि हम हमारे जो प्रधान सेवक है अपनी फ़ौज को कैसे इस्तेमाल करना है, और हमारे फ़ौज की गरिमा जो है समय समय से गिरते जा रहे हैं, और फ़ौज के गरिमा को एक बरकरार रखना एक फौजी ऑफिसर्स और हमारे प्रधान सेवक के हाथ में है। मैं इसके साथ अपने जवान को विराम देता हूँ। शुक्रिया, आपने डेमोक्रेसी न्यूज़ को देखा है, डेमोक्रेसी न्यूज़ को पसंद किया है, और डेमोक्रेसी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद कर्नल साहब, थैंक यू।